आप तो IAS BA सब पास है चचा, फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं किए? साथ में काम कर रहे युवा मजदूर के इस सवाल पर बुजुर्ग हो रहे रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। छत की ढलाई के लिए लग रहे तख्ते की कील पर निशाना टिका। जोर से हथौड़ा चलाते हुए रघु को लगा कि उसने हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि खुद पर चला लिया हो। ऐसे सवाल उसे कील सी चुभती थी। BA पास होने का अहम उसके अंदर अपने युवा अवस्था में आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वह लोगों को कुछ नहीं समझता था। इस अहम में उसने अपने माँ बाप को कभी यह नहीं कहा कि पढ़ लिख कर जब कभी अगर उसे नौकरी मिली तो वह उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगा, बल्कि उल्टे उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वह भूखे मर जाएगा, पर जीवन में कभी मजदूरी नहीं करेगा। शिक्षित होने की अहम में उसने कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। उसी अहम और माँ बाप की नाराज़गी की वजह से ऊपर वाले भी नाराज़ ही रहे, जिससे कोई नौकरी ना लगी और आखिरी में ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसा है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो मनुष्य कैसा। अभी वक्त की यही मांग है कि मैं मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालूं, तो वो मैं कर रहा हूँ और तू अपने काम से काम रख। रघु अभी भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत ग्रामीण दार्शनिक बातों से दिया। चचा, ननकू तो मैट्रिक कर लिया, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते हो काम पर? सारा दिन गाछी गाछी घूमता रहता है। अरे, उसको भी अहम घेर लिया है, कहता है परदेश जाएगा, हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि अपने बाप पर गया है। गहरी सांस लेते हुए रघु ने कहा, सही तो कहता है चचा, यह मजदूरी करने में कोनो लज्जत नहीं है, ना काम का ठिकाना ना मजदूरी का। ऊपर से तुम इतना कर्जा ले रखो हो, कमेटी से ब्याज पर हर हफ्ता किस्त देना पड़ता है। उसको परदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका भी बोझ हल्का हो जाएगा। शाम को मिली मजदूरी से घर रघु वापस चला तो ननकू रास्ते में दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील से चुभी सवालों का भ्रास सब गांव वालों के सामने ही ननकू पर निकाल दिया। ननकू पर झिड़कना तो उसका उठौना था, पर आज पूरे गांव वालों के सामने कुछ ज़्यादा ही हो। रात के 10 बज गए पर ननकू घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जाता था और धीरे धीरे रघु को भी घबराहट होने लगी। उसने डर से घर में बताया भी नहीं कि रास्ते में उसने ननकू को डांटा है। रात भर माँ बाप सोए नहीं, चाहे जो भी हो जाए। देर सवेर ननकू घर जरूर आ जाया करता था, पर इस बार वह घर नहीं आया। सब परेशान। गांव के उसके दोस्त यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में उसी के साथ था। माँ का कलेजा धक से रह गया। पक्का वह चला गया अपने दोस्तों के साथ। रघु के अंदर मिलीजुली भाव उमर घुमर रहे थे। थोड़ा डर था, उसकी कम उम्र और गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी इसलिए भी, कुछ कमाएगा तो घर की हालात थोड़े अच्छे होंगे। ट्रेन के जनरल डब्बे में खिड़की की तरफ बैठा ननकू पॉप फटके के साथ आ रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें खोज रहा था। अंदर से वह इतना खुश था मानो जैसे किसी जेल की कैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे क्रूर आदमी लग रहा था। ट्रेन की तेज रफ्तार की तरफ उसके ख्वाब भी तेजी से बढ़े जा रहे थे। घर के हालात और बापू की किचकिच की वजह से वह हमेशा घर से भाग जाया करता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला ननकू हमेशा यही सोचता था, घर से भागने के बाद वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि वह बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में ठाठ से गांव आएगा, अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़कर उसके पास आएंगे तो वह बापू को नज़रअंदाज करते हुए माँ के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था उसके सपने सच होने की और पहला कदम है। दोस्तों की मदद से वह घर से भाग आया था। यह उम्र ही ऐसी होती है,
आप इसे जो प्रवाह पकड़ा दो, यह उसी में बहती चली जाती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रवाह के मिजाज को पहचान पाते हैं। इधर गांव में सुबह सुबह घर का माहौल एकदम गुमसुम, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सब खामोशी से खुद ही खुद को तसल्ली दे रहे थे। सब यही दुआ कर रहे थे जहाँ भी जाए अच्छे से रहे। 4 बहनों के बाद पैदा हुआ ननकू घर का सबसे छोटा था। धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों से ननकू के भाग जाने का गम थोड़ा कम कर दिया था। साल बीतने को थे पर ननकू गांव नहीं लौटा। रघु का कर्ज दिन ब दिन वैसे ही बढ़ता चला गया, जैसे ननकू का घर लौट आने या घर के लिए कुछ पैसे भेज देने का इंतज़ार। दोस्तों के फ़ोन से ननकू घर पर सबसे बातें करता, पर रघु से नहीं। इच्छा दोनों बाप बेटे की होती थी एक दूसरे से बात करने की, पर ननकू डर से नहीं करता था और रघु अहम से। साल भर ननकू को काम सीखने में ही लग गया। इधर घर के हालात सुधर नहीं पा रही थी। रघु को गांव में कभी काम मिलता कभी नहीं। कर्ज का मूल तो वैसे का वैसा ही रहा। सुधा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर में रघु ने भी फैसला किया वह भी परदेश जाएगा। कम से कम वहाँ रोज काम और समय पर मजदूरी तो मिल जाएगी। गांव के कुछ लोग कमाने के लिए किसी और प्रदेश जा रहे थे। रघु भी उसी के साथ हो लिया। वहाँ जाते ही रघु को अच्छे पगार वाला काम मिल गया और इधर ननकू भी कुछ भेजने लगा। जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी। इधर ननकू को उस प्रदेश की आबो हवा कभी रास नहीं आई जो ख्वाब उसने ट्रेन में संजो कर लाए थे। उतरते वक्त शायद वह ट्रेन में ही कहीं छूट गया। यहाँ हर कदम पर उसका कुछ न कुछ छूटता ही चला गया। कभी उसकी गांव की मासूमियत छूटी तो कभी बचपना, कभी उसकी नींद छूटी तो कभी उसका थकान, और जो सबसे ज़्यादा छूटा वह था भूख। अब वह 2-2 वक्त भूखा रह जाता था। तकनीक के इस दौर में जहां संपन्न परिवार के बच्चे मोबाइल, लैपटॉप की बुरी किरणों की वजह से वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, वहीं ननकू जैसा किशोर जीवन की भाग दौड़ वाली भीड़ की वजह से वक्त से पहले बड़ा हो गया। एक बात उसकी समझ में अच्छे से आ गई थी कि रातों रात अमीर आदमी सिर्फ 2-3 घंटों की फिल्म में ही बना जा सकता है, असल ज़िंदगी में नहीं। गुस्से में दोस्तों के साथ परदेश आ गया था, पर जहां हर कदम पर पैसे चाहिए था, जहां रहना था वहां किराए में हिस्सेदारी, खाना बनने वाले राशन में हिस्सेदारी, पर उसके पास कुछ हो तो वह हिस्सा में भाग ले। कुछ दिन तो किसी तरह चल गया, पर इस परदेश में बगैर हिस्सेदारी के कौन उसे हमेशा अपने पास रखता। सब दोस्तों ने मिलकर उसे ऐसी जगह पर काम लगा दिया जहां खाने और रहने दोनों की चिंता खत्म। कारखाने में ही रहकर काम सीखने लगा। उस्ताद के तरफ से खाने को पैसे भी मिल जाते थे। कारखाना 24 घंटे खुली रहती थी, दिन में अलग शिफ्ट और रात में अलग। चैन की नींद अब उसके नसीब में नहीं थी। होटल में खाने के लिए पैसे के साथ वह भूख का सौदा भी करना सीख गया था। जहाँ उसे 4-5 रोटी की भूख होती थी, वहाँ वह 2 या 3 ही रोटी खाता था, क्योंकि उसी पैसे से उसे अगली सुबह नाश्ता भी करना होता था। जिस रात वह भर पेट खाना खा लेता तो अगली सुबह उसे नाश्ते के लिए पैसे नहीं बचते थे, और अगर किसी दिन उस्ताद उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा उसे पैसे नहीं दिए तो उस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इस तरह भूखे रहने में उसने महारत हासिल कर ली थी। घर की सबसे बड़ी याद तो आती थी, पर वहाँ कौन सा मुँह लेकर जाता। उसने भी ठान लिया कि जब तक काम सीख कर कमाने ना लगे गांव नहीं जाएगा। हमेशा होटल में खाने या ज़्यादा भूखे रहने की वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। भूख की शिद्दत ने उसे जल्द ही काम सिखा दिया। पहली कमाई मिलने के बाद वह उन्हीं दोस्तों के साथ रहने चला गया, पर इधर कुछ दिनों से उसके पेट में अजीब सी दर्द शुरू हो गई थी। दवा की दुकान से दवाइयाँ लेकर खा लेता, दर्द खत्म हो जाती, पर कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाती। खुद की थोड़ी कमाई से ज़िंदगी किसी तरह पटरी पर आने लगी,
पर परदेश के डॉक्टर से खुद का इलाज करा सके इतने पैसे उसके पास नहीं बच सकते थे। दिन रात मेहनत कर खुद के लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया और घर जाने को लेकर पैसे जोड़ने लगा। अभी कुछ महीने बाकी थे घर जाने को, पर इधर हर महीने पेट का दर्द उसे बेचैन कर जाता था। और फिर एक दिन बेहताशा दर्द उठा। इस बार दर्द ज़्यादा था, ऐसा लगता मानो अब प्राण निकल जाएगी। जल बिन मछली के जैसे तड़प रहा था, चेहरे पीले पड़ जाते थे, मानो किसी ने शादी का उबटन लगा दिया हो। सब मिलकर किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आनन फानन में सर्जरी हुई, पर ननकू को होश नहीं आया। डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया। ननकू से भी कम पढ़े लिखे उसके दोस्त अब डॉक्टर से कैसे पूछे कि ननकू को क्या हुआ है। अपने गांव में भले ही सब बक्कड़ शेर हो, पर यहाँ परदेश में किसी की जुबान नहीं खुलती थी। ऊपर से परदेश का भेदभाव, अस्पताल में सब उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते थे, मानो जैसे वह मनुष्य नहीं बल्कि उनके द्वारा तय किया गया कोई अछूत हो। 2 दिन बाद ननकू जिंदगी की जंग हार गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। डॉक्टर से कोई कैसे पूछे, और पूछे तो क्या पूछे। बस कुछ डॉक्टरों को आपस में बात करते सुना था कि अंतरी सूख गई थी। डॉक्टरों ने आनन फानन में ननकू को डिस्चार्ज कर दिया, मानो किसी अनहोनी को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सब के सब अपरिपक्व थे, कैसे गांव में खबर करें। मृत शरीर का क्रियाक्रम यहीं कर दें या गांव ले जाएं, और ले जाएं तो कैसे ले जाएं। फिर सोचा विचार कर सब ने पहले रघु को ननकू के ही मोबाइल से फ़ोन किया। रघु और ननकू दोनों के पास एक दूसरे का फ़ोन नंबर था, पर कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। आज के दौर में टच स्क्रीन वाला फ़ोन लगभग सभी के पास है, और कोई किसी के टच में नहीं होता है। और जहाँ तो पिता पुत्र की बात थी, जो एक दूसरे से विचार में अक्सर अलग ही होते हैं। लगभग 100-200 फ़ोन नंबर सारे मोबाइल में होते हैं, पर जिससे भी भर कर दिल की बात की जा सके वैसा कोई एक नंबर ढूंढना कितना मुश्किल होता है। ननकू का फ़ोन आया देख रघु को समझ ही नहीं आया कि वह खुश होए या हमेशा की तरह गुस्सा करे। उसके हाथ थरथराने लगे, दिल धड़कने लगा, मानो जैसे रघु पुत्र और ननकू उसका पिता हो। उस समय रघु जैसा महसूस करने लगा कि फ़ोन पर पिता के रूप में उसे ननकू से डांट पकड़ने वाली है। वह हेलो कैसे बोले, यह भी फैसला नहीं कर पा रहा था। पिता के अहम के साथ बोले, पुत्र वाला डर के साथ बोले, या बिल्कुल प्यार से बोले। इतने में फ़ोन कट गया। पिता होने की अहम में वह सोच में पड़ गया कि वापस इधर से फ़ोन लगाएं या नहीं। तब एक दूसरे बार फ़ोन बज उठा। बगैर एक पल गंवाए उसने फ़ोन उठा लिया और मिले जुले भाव के साथ हेलो कहा। जब उसे लगा कि दूसरी तरफ ननकू नहीं है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई, और फिर उसके अंदर जो भाव उभरे उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थर तो वह पहले से था, पर ऐसा लगा उस पत्थर को बर्फ़ की वादियों में कोई अकेला छोड़ आया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, मानो आंसू अपना रास्ता भूलकर आंख के बदले रक्त की धमनियों में चला गया हो, और वहां पर रक्त के साथ युद्ध कर पूरे शरीर में एक भूचाल सा ला दिया हो, जो उसके बदन में थरथराहट पैदा कर रही थी। उसे लेकर गांव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूँ। इतना कह रघु ने फ़ोन काट दिया। गांव में ऐसा माहौल था मानो जैसे कोई प्रलय आ गया हो। अभी तो 18 बसंत भी नहीं देखे थे उसने, और उसके दुनिया से चले जाने की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कितने अपने सपने सजोकर परदेश जाता है, लेकिन वापसी में सपनों के पूरा होने के बदला एक दुख स्वप्न आ जाए तो ज़िंदगी जीना माहौल सा हो जाता है। रोड के रास्ते एम्बुलेंस में मृत शरीर को गांव लाने का इंतजाम हो गया। सारे नाते रिश्तेदार भी घर पर इकट्ठे होने लगे, पर अभागा रघु कैसे आए, जो 100 लोग 100 मशवरे जारी था। इधर रघु जल बिन मछली जैसा छटपटा रहा था,
मानो कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसके सहारे वह झट से अपने लाल के पास पहुंच जाए। उसकी पिछली 6 महीने की कमाई एम्बुलेंस के किराए में चंद मिनटों में पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अमीर लोगों के लिए तो वह संभव है, पर गरीब के जीवन रूपी शब्दकोश में कुछ शब्द नहीं होते हैं। संभव शब्द उसी में एक है। मीलों दूर उस परदेश से अपने गांव समय पर पहुंचना रघु के लिए कहाँ संभव था। ऐसे में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसकी मदद की और उसे हवाई जहाज़ से उसके परदेश अपने गांव भेजने का इंतज़ाम कर दिया। उसी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे एक सहयात्री को ढूंढ उसके मदद के लिए बोल रघु को हवाई अड्डे के अंदर भेज दिया गया। जीवन में पहली बार रघु का पढ़ा लिखा होना उसके काम आया। हवाई जहाज़ के 2 घंटे के सफ़र में आसमान की ऊंचाइयों के बीच रघु को अपने जीवन की सारी गलतियां घड़ी की सुई की तरह घूम गई। ननकू के इस हालात के लिए वह खुद जिम्मेदार मानने लगा। विद्यार्थी जीवन के कुछ भूले बिसरे सपने याद आने लगे, जिसमें से हवाई जहाज़ पर चढ़ना भी उन सपनों में से एक था। हवाई जहाज़ की तेज़ आवाज़ के बीच वह खुशी और गम में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था सारे फ़र्क मिट गए हों। लोग अपनी चाहत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कभी सब दांव पर लगा कर कुछ मिले तो लगता है हमने ज़िंदगी से यह तो नहीं मांगा था। रघु ननकू के मृत शरीर आने से पहले ही गांव पहुंच गया। ननकू का बड़ी गाड़ी से गांव आना और रघु का हवाई जहाज़ पर चढ़ना, दोनों के सपने पूरे हो गए। पर इस कीमत पर पूरे होंगे सपने, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो सपने पूरे हुए वे बहुत महंगे थे और जो अधूरे रह गए, जैसे कि ननकू का गांव आने पर अपने बापू को नज़रअंदाज करने का सपना, जिसकी पूरी होने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह घर आ रहे ननकू को नज़रअंदाज रघु को ही करना पड़ा, क्योंकि जवान बेटी की लाश देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। दोस्तों, तो ये दर्दनाक कहानी एक बाप बेटे की आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।